दोस्तों अभी रिसेंटली पीएम मोदी की विज़िट जो है यूएई में हुई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विज़िट है क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विज़िट है ये इस समय हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है प्रभावित हुई है। और हम लगभग 80 से 85% जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का वो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तेल नेचुरली नहीं मिलता है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, तो उसकी वजह से वहाँ से जो तेल आता है उसकी सप्लाई लाइन जो है बाधित हुई है। अब इंडिया और यूएई जो है इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को, जो इस बॉटल नेक को कैसे पार पाया जाए। तो इन हमारे बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुए हैं वो ये है कि इंडिया ने जो है एलपीजी लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए जो है सिक्योर की है। यूएई को जो एक स्पेशल एक्सेस दिया जाएगा इंडियन मार्केट का, जिसके तहत हम उनसे जो है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एलपीजी के लिए। क्योंकि देखिए, किसी भी देश के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसका घर गृहस्थी इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे। जैसे इंडिया में भी रिसेंटली जो है एलपीजी प्राइस हाइक की जो है खबरें आ रही थी और ये सब हो रहा था, तो जो पब्लिक होती है वो पैनिक मोड में बाय करने लगती है। उसको बचने के लिए जो है इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट होगा यूएई के थ्रू। अब इससे जो हमारा जो इतनी ज़्यादा जो डिमांड है उसको कुछ हद तक मैनेज करने में सहायता मिलेगी। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरा कि यूएई के साथ जो हमारा क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है वो हमारा इंडिया में मैनेज करते हैं अभी भी, लेकिन उसको और एक्सपेंड किया जाएगा। लगभग कोशिश की जा रही है कि उसको 6 महीने तक ले जाया जाए। मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो उस पर जो है भी एक कॉन्टैक्ट हुआ है, क्योंकि अभी देखिए चाइना को जो है इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पास लगभग 5 से 6 महीने का ऑयल रिजर्व है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को भी ये पहले से ही चाहिए था कि इस पर काम करे। कई लोग कहते हैं कि भाई ये मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो देखिए, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। आप करप्शन कम कीजिए और जो फालतू की ये योजनाएं चल रही ना फ्री बीज वाली, इनको बंद कीजिए। आपको ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, चक्रवृद्धि ब्याज मिले, कि भाई आप इन्हें 1 रुपया लगाए और आपको 4 रुपये मिले, तब तो आपको फ़ायदा है। अगर हम इस तरीके से बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचेंगे ना, ये हमेशा पॉलिटिशियन की तरह सोचते रहेंगे, जो कि अभी हम सोच रहे हैं, तो भाई हम अपना आगे आने वाले टाइम में हमारा हल बुरा होगा। क्योंकि देखिए, जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। अगले 1 साल में क्या होगा कोई नहीं जानता था। लोग सोच रहे थे कि अब इतनी जंगें नहीं होंगी, लेकिन आप पिछले 4-5 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा जंगें हो रही हैं। किसने सोचा था कि अमेरिका जो है ईरान पर अटैक कर देगा इजराइल के साथ मिल करके, लेकिन वो हुआ। तो हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है, तो हमको पॉलिटिशियन की बजाय ये सोचना चाहिए एक टेक्नोक्रेट्स की तरह कि जो है भाई हम हमारे देश के लिए क्या सही है। एज ए नेशनलिस्ट हमको सोचना पड़ेगा। और इंडिया को ये जो है ना कि हम अपनी सेना यहाँ बाहर नहीं भेजेंगे, हम न्यूट्रल हैं, किसी के लिए भी जो है हम अपना फौज को नहीं भेजेंगे। तो देखिए, वो ज़माना अब टल गया है, क्योंकि अब क्या है कि यूएस लेड जो एक आर्किटेक्चर था वो ख़त्म हो रहा है। अब हमको अगर किसी देश के साथ एग्रीमेंट करना है, उसमें डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। अब इंडिया ने जो यूएई है वो चाहता है उसका 50% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो या तो यूएई में हो या फिर किसी ऐसे देश में हो जहां से वो जब चाहे उसको एक्सेस मिल सके। तो यूएई क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा स्मॉल कंट्री है, तो हम जो इंडिया है वो इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंटली फिट हो सकता है। क्योंकि इंडिया का इजराइल के साथ भी सेम एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जहाँ इजरायली वेपन्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र होगी। और जो है इजरायली वेपन्स जो है, क्योंकि इजराइल भी बहुत ज्योग्राफिकली छोटी कंट्री है, तो ये एक तरीके से उसी टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप होता नज़र आ रहा है। और अब कई लोग कहेंगे कि अडानी को मिल जाए, अंबानी को मिल जाएगा। देखिए, हर देश में 10 या 12 ही बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है ना। अब अगर आप कोरिया का सैमसंग उठा लीजिए और बाकी जापान की बड़ी कंपनियां उठा लीजिए, वहाँ जाइए आप गिन लीजिए कि कितनी बड़ी कंपनियां हैं। क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव चीज़ें होती हैं, इनके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए और जो आपको टेक्निकल ना हो चाहिए, उसके लिए आपको ऐसी बड़ी कंपनियों की आवश्यकता है। पॉलिटिकली कई लोगों को अडानी का नाम पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो इसमें एक फ्रंट रनर हैं। महिंद्रा है और भारत फोर्ज जैसी सब बड़ी कंपनियां हैं। क्योंकि
देखिए ये सब जो सेक्टर है ना, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर, उसमें आपको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो केवल ये बड़ी कंपनी आपको दे सकती हैं। तो साम दाम दंड भेद आपको जो पॉलिटिक्स में अब ये सब नज़र आएगा, ठीक है ना। अब जैसे यूएसए में भी अडानी के ऊपर जो केसेस थे वो सब ड्रॉप हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी जो है हम यूएसए में इंडोर्स बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमको थोड़ा काम और तेज़ी में करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनर्जी सिक्योरिटी है और डिफेंस है। क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आपकी अब सिक्योर नहीं है ना, तो आपकी इकोनॉमी आगे नहीं ग्रोथ कर पाएगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है यूएई से, वो ये है कि यूएई $5 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगा यहाँ के बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो ये लगातार चीज़ यूएई के कमिटमेंट को शो करता है कि यूएई ने लगातार जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। और गल्फ में जो है सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है, तो हमें भी एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि रिलायबल हो। और यूएई की साइज़ छोटा है, लेकिन वो एकदम ओपनिंग बैट्समैन जैसे होता है ना, कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है, वैसे ही उसने फ्रंट फुट पे आकर खेला है। उसने अभी ओपेक को क्यों छोड़ा है, क्योंकि ओपेक में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि यूएई के पास बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो है ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी थी, वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब आने वाले टाइम में हर देश अपने लिए ही जो है बैटिंग करेगा, तो उस लिहाज से जो है यूएई अधिक से अधिक तेल और एलपीजी बेचना चाहता है। और वो जो है इंडिया को एक ऐसा कस्टमर मिला है बिल्कुल एकदम भूखे हाथी की तरह, जो जितना चाहे उसको खा सकता है। तो हमारी भूख बहुत बड़ी है, तो यूएई और हमारा जो इंटरेस्ट है वो लॉन्ग टर्म अलाइन करता है। इसी वजह से हम यूएई के साथ एक मीडियम स्पीड में एक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी फ़ौज वहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर हमारा डिफेंस सेक्टर अच्छा जाता है और यूएई उसमें इन्वेस्ट करता है, तो देखिए हम जैसे ये सब जो ब्रिटिश और क्या कहते हैं अमेरिकन क्या करते हैं, क्योंकि इनका डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑलरेडी अच्छा है, तो ये अपनी सेना अब नहीं भेज रहे हैं। ये अपने जो लोग जिनको जानकारी होती है कि कैसे जो है इन हथियारों को ऑपरेट किया जाता है, उनको भेज देते हैं, ठीक है ना। और वो जो है वहाँ जाके सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। अब आपको फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है कैसे रशिया के साथ इतने लंबे टाइम तक डटा हुआ है, क्योंकि उसका ड्रोन वॉरफेयर में जो यूक्रेन की नॉलेज है ना, वो बहुत कम लोग जो है उसको बीट कर पाएंगे। तो जो यूक्रेनियंस हैं वो इसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, ताइवान जा रहे हैं, इंडिया में भी अभी पकड़े गए। ये सब जगह जो है ना, वो यूक्रेनियन सब जा रहे हैं और अपनी ये टेक्नोलॉजी कैसे उसको ऑपरेट करते हैं वो दुनिया भर में एक तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को भी अब ये करना चाहिए कि डिफेंस क्या लगभग अपना बजट डबल कर देना चाहिए और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि इजराइल वगैरह करते हैं। क्योंकि ये एक तरीके से ना आप दूसरी कंट्री को एकदम चिपक जाते हैं उसके ऊपर, और फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इकोनॉमिक सेक्टर में भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि देखिए हम इतने करीबी पार्टनर्स हैं, तो आप इकोनॉमी में भी हमको अपना पार्टनर बनाइए। तो ये फ़र्क है आने वाले टाइम में कि हमको अपना डिफेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और एनर्जी सप्लाई को जो है बहुत ही ज़्यादा हमको उसको सुनिश्चित करना है। ये सबसे जो बड़ी थी हाईलाइट क्या कहते हैं पीएम मोदी की यूएई विजिट की।